गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी कैफे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है और नए सत्र के दौरान क्लास 7 और क्लास 8 का सिलेबस जो है पूरी तरह से चेंज हो रहा है। तो नई बुक्स आने में टाइम लगेगा। तब तक सीबीएसई द्वारा एनसीईआरटी के द्वारा ब्रिज कोर्स लॉन्च किया हुआ है। हम लोग उस ब्रिज कोर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, ये ब्रिज कोर्स जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपकी नई किताब आएगी उससे लिंक्ड रहेगा। दूसरी चीज़, आपका जो पहला टेस्ट होएगा, जो भी PT1 है या जो भी टेस्ट होता है पहला वाला, उसमें भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। किताब आने में समय लगेगा, तो आपके टेस्ट में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आएंगे। और वैसे भी संस्कृत भाषा को समझने के लिए ये ब्रिज कोर्स जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग जो है इसमें सबसे पहले उच्चारण स्थान टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो कि सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है। और इवन कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं उसमें भी उच्चारण स्थान संबंधी सवाल आते हैं, तो अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा। चलते हैं आगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थानानी, है ना, यानी कि उच्चारण स्थानानी यानी कि उच्चारण स्थानों के बारे में, है ना। यानी कि जब भी हम लोग किसी वर्ण को बोलते हैं तो उस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले चलते हैं ना, सिस्टमेटिकली देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करें परिभाषा की कि भाई उच्चारण स्थान की परिभाषा क्या होती है ना, डेफिनेशन क्या होती है उच्चारण स्थान की। तो आप लोगों ने वर्णमाला तो पढ़ी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है ना। तो वर्णमाला पढ़ी है, तो आप उन वर्णों का उच्चारण कौन कौन से स्थानों से होता है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो परिभाषा क्या है कि वर्णों को बोलने में मुंह के जिन भागों की सहायता ली जाती है वे उच्चारण स्थान कहलाते हैं। अर्थात जब हम लोग किसी वर्ण को बोलते हैं, है ना, तो बहुत सारे एक्टिविटीज होती है। जैसे कि हम लोग जब वर्ण को बोलते हैं तो कुछ वर्णों को बोलने में सांस तेज गति से बाहर निकलती है, कुछ वर्णों को बोलने में मुंह से हवा बाहर भी नहीं निकलती है ना। ठीक, आराम से बोल सकते हैं, कहने का मतलब उनको। और कुछ वर्णों को बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है मुख में अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। जैसे अगर आपको त बोलना है तो जीभ दांतों को स्पर्श करेगी। जैसे आपको प बोलना है, फ बोलना है, तो आपके दोनों होंठ मिलेंगे, है ना। तो वर्णों को बोलने में मुख के जिन भागों की सहायता ली जाती है उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं, उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे मैं त बोल रहा हूँ, त को बोलेंगे तो दांत को स्पर्श करती है, ठीक है, तो त का उच्चारण स्थान हो गया दंत। ठीक, तो उसी प्रकार से सारे वर्णों के लिए कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। तो पहली चीज कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं वो देख लेते हैं पहले, फिर देखेंगे कि भाई उनसे कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। ठीक, तो उच्चारण स्थान कौन कौन से हो गए, देखो एक तो हो गया कंठ। कंठ का मतलब पता ही है आपको, गला, है ना। तालु, हमारे जीवा का जो ऊपरी भाग होता है वो तालु। मूर्धा हो गया, मूर्धा मसूड़ा जो होता है ना, मसूड़े जो है उसको ही मूर्धा बोलते हैं ना, ऊपरी भाग जो दांतों के बैक साइड वाला पोर्शन ऊपर की तरफ थोड़ा सा। ठीक, दंत को पता ही है आपको, ओष्ठ माने होठ, है ना। तो ये सारे उच्चारण स्थानों की जानकारी लेंगे। नासिका हो गया, जीवामूल हो गया, कंठ तालु हो गया, दंतोष्ठ हो गया, है ना, दंतोष्ठ हो गया। और इनसे कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है वो भी देखेंगे। तो चलते हैं एक एक करके देखते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि भाई वर्णमाला में बहुत सारे वर्ण है ना। तो हमें प्रत्येक वर्ण का अलग अलग ऐसा रट्टा नहीं मानना है कि भाई क का कंठ है ना, फिर आएगा आपका कोई और च आएगा तो च का सोचने बैठेंगे। कुछ सूत्र है ना, 7-8 सूत्र जो है वो आप याद कर लेंगे तो पूरी वर्णमाला के जो है आपको उच्चारण स्थान जो है पता चल जाएंगे। तो कंठ जो है उससे कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है ना। तो कंठ से उच्चारण होने वाले वर्णों को याद रखने के लिए सूत्र दिया हुआ है, अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, अकूह में सबसे पहले अ आया हुआ है, तो इट मीन्स क्या हो गया कि भाई एक तो अ का, फिर देखो अ का जो फैमिली मेंबर यानी कि बड़ा अ यानी कि आ हो गया, एक तरह से अ प्लस अ मिलके आ होता है। और A3 यानी कि तीव्र ध्वनि यानी कि लंबी ध्वनि वाला अगर अ हो तो भी उसका उच्चारण कंठ से होता है। जैसे अब लंबी ध्वनि मतलब जैसे मुर्गा सुसु बांग देता है,
कुकड़ू कू। तो तीसरा जो कू बोलता है ना, लास्ट में जो कू बोलता है वो लंबी ध्वनि होती है। तो मतलब लंबी ध्वनि वाला आ हो तो उसका भी उच्चारण कंठ से होता है। फिर देखो लिखा हुआ है कू। कू का मतलब हो गया क वर्ग। कू का मतलब क्या हो गया? क वर्ग। अब आप लोग वर्णमाला तो जानते हैं, 6 तक आए हुए, 7 तक आए हुए स्टूडेंट, 8 तक आए हुए स्टूडेंट वर्णमाला जानते ही है। तो वर्णमाला में आपने देखा होगा कि कुछ वर्गीय वर्ण होते हैं, है ना, कुछ वर्गीय वर्ण होते हैं। वर्गीय वर्ण मतलब क्या हो गया? जैसे ये एक तो हो गया क वर्ग, मतलब ऐसे वर्ण जहाँ 5-5 के ग्रुप होते हैं, है ना, ऐसे वर्ग मतलब 5-5 के ग्रुप वाले। जैसे क वर्ग की बात करें तो 5 वर्ण कौन से हो गए? क, ख, ग, घ और अंग, है ना, ये 5 वर्ण। ऐसे कैसे अगर च वर्ग की बात करें इसमें भी 5 वर्ण कौन कौन से? च, छ, ज, झ और इ, है ना। तो कहने का मतलब वर्गीय वर्ण का मतलब समझिए, जब भी वर्ग वर्ग की बात की जाएगी इट मीन्स क्या हो गया? वो 5 वर्णों की बात। तो कु का मतलब हो गया क वर्ग पूरा। अब क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ गए? क, ख, ग, घ और अंग, है ना। इन सब के नीचे हलंत लगा लेना। व्यंजन वर्ण हलंत होते हैं, है ना, जब तक उसमें स्वर नहीं जुड़ते वो पूर्ण नहीं होते, ठीक। तो कु का मतलब क्या हो गया? क वर्ग पूरा, यानी कि अ छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे लंबी ध्वनि वाला हो, कु का मतलब हो गया क वर्ग। और क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं आप लोग समझ गए? वर्ग मतलब 5 का ग्रुप। और ह का मतलब हो गया ह, है ना। ह वर्ण का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। अब देखो विसर्जनीय लिखा हुआ है, विसर्जनीय मतलब विसर्ग, ये जो बिंदी होती है इसको विसर्ग बोलते हैं। तो विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से होता है। आप प्रैक्टिकली आपको पता है ना, विसर्ग के लिए ह की ध्वनि निकलती है। जैसे ये लिखा हुआ है ना, जैसे मैंने लिखा ना ये राम ह, ये विसर्ग के लिए ह की ध्वनि निकलती है। तो जब ह का उच्चारण कंठ है तो ऑब्वियस चीज है विसर्ग का उच्चारण भी क्या होगा? कंठ होगा, ठीक। तो देखो एक सूत्र से हमको कंठ से उच्चारण होने वाले सभी वर्णों के बारे में जानकारी मिल गई, ठीक। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, एक लाइन का सूत्र है इसको याद करना, ठीक है। और देखना प्रत्येक सूत्र के लास्ट में नाम आया तो भाई इसका कोई मीनिंग नहीं है ना, मीनिंग नहीं, क्योंकि ये षष्ठी विभक्ति लगी है। अगर इसको हिंदी किया जाए ना कि भाई कु का मतलब का वर्ग, जिसमें 5 वर्ण होते हैं, ह और विसर्ग का, है ना, षष्ठी विभक्ति का की चिन्ह होती है, और विसर्ग का कंठ होता है, मतलब इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। समझ गए? ये षष्ठी विभक्ति के लिए आया। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा? तालु, ठीक। अब देखो तालु जो है उससे उच्चारण होने वाले कौन कौन से वर्ण? तालु मतलब जो हमारी जीभ होती है मुख के अंदर, उसका जो ऊपरी भाग होता है ना, उसको हम लोग तालु कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ जो है हल्की सी ऊपर उठती है ना, जीभ के ऊपरी भाग है ना, जो जीभ का ऊपरी भाग होता है उसको तालु बोलते हैं। यानी कि जब इनको बोलते हैं तो हमारी जीभ ऊपर की तरफ उठती है। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते हो जीभ तालु की तरफ उठती है तो वो सारे तालव्य वर्ण होते हैं, यानी कि उनका उच्चारण स्थान तालु होता है। अब इसका सूत्र देख लो क्या लिखा हुआ है? ईचु यसा नाम तालु, ठीक। अब देख लो सूत्र जिसको याद होगा वो सारे वर्ण अपने आप बता देगा कौन कौन से वर्ण है जिनका उच्चारण तालु से होता है। तो एक तो हो गया ई, आप देखो ई छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे लंबी ध्वनि वाला ई हो, उनका उच्चारण कौन सा होगा? उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तालु होगा। फिर देखो वो की वो बात देखो, चू आया, चू का मतलब हो गया च वर्ग पूरा। अब च वर्ग बोला, ग्रुप बोलते हैं, वर्ग मतलब ग्रुप। तो च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो कौन कौन से आते हैं भाई? देखो च, छ, ज, झ और य, है ना। यहाँ सबके नीचे हलंत लगाना है, व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत लगाना है आप लोगों को। क्लियर? ओके। तो चू का मतलब हो गया च वर्ग, और च वर्ग में कितने वर्ण आ गए? वही 5 वर्ण, है ना। फिर कौन सा वर्ण है? फिर देखो य आ गया, है ना। तो य का उच्चारण भी तालु से होता है। और सा यानी कि शंकर वाला जो स होता है इसका उच्चारण भी तालु से होता है। तो तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण समझ गए। मैंने अभी बताया था नाम तो विभक्ति के लिए लगा हुआ है ना। तो षष्ठी विभक्ति इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके। तो दो हो गए उच्चारण स्थान, है ना। कौन कौन से? कंठ का अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, है ना। और ईचु ऐसा नाम तालु। देखो मेरे को 2 लाइनें याद है, मतलब जितने अपने वर्ण देखे ये इन 2 लाइनों में आने वाले सारे वर्ण मुझे याद हो गए, ठीक है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ मुझे याद है, मतलब तीनों टाइप का
बड़ा छोटा और वो लंबी ध्वनि वाला, ठीक है। अकु ह हा, सॉरी, कु का मतलब क वर्ग पूरा, मतलब क ख ग घ अंग, है ना। ह मतलब ह, और विसर्जनीय नाम मतलब विसर्ग, इन सब का कंठ होता है। तो मतलब देखो 2 लाइन याद है, तो मुझे इनमें 2 लाइन में आने वाले सारे के सारे जो वर्णों का पता चल गया मुझे कि कंठ से कौन सा होगा, तालु से कौन सा होगा। क्लियर हो गई बात। तो आपको सूत्र याद रखना है, बहुत ही इजीली कर सकते हो। चले आगे। अब देखो नेक्स्ट है मूर्धा। मूर्धा जो है उससे उच्चारण होने वाले वर्ण कौन से हैं? तो मूर्धा मतलब ये जो हमारा मसूड़ा होता है ना, दांतों के बैक साइड वाला एरिया, मतलब जब इनको बोलते हैं तो हल्का सा मसूड़ों की तरफ जीभ जो है स्पर्श करती है। तो मूर्धा से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, उनको याद करने के लिए सूत्र दिया हुआ है। ऋतु ऋतु रसाणाम मूर्धा। कौन कौन से वर्ण हो गए? री यानी री से ऋषि वाला, अब छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा ऐसे होता है इसके नीचे और होता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे लंबी ध्वनि वाला री हो। देखो टू का मतलब समझ गए होंगे, जैसे अकु हो विसर्जनीय विसर्जनीय नाम में टू का मतलब क वर्ग पूरा, मतलब 5 वर्ण थे। ईचू ऐसा नाम तालु, तो उसमें टू था मतलब च वर्ग था, उसमें भी 5 वर्ण थे। ऐसे कैसे देखो ऋतु रसा नाम मुद्दा, तो टू का मतलब ट वर्ग पूरा जिसमें 5 वर्ण है, ट ठ ड ढ और ण। इन सब के नीचे भी हलंत लगाना है, व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत लगाना है आपको, ठीक है। र का मतलब र, है ना, रस्सी वाला। श मतलब ये मूर्धन्य सा होता है, षटकोण वाला सा, इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है, ठीक। जो कंठ से उच्चारण होगा उनको कंठीय वर्ण बोलेंगे, जो तालु से उच्चारण होते हैं उनको तालव्य वर्ण, ऐसे के ऐसे जो मूर्धा से उच्चारण होते हैं उनको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। क्लियर? तो अगर ये सा है तो कैसा सा है? मूर्धन्य सा, ठीक है। तो मूर्धा से उच्चारण होने वाले कौन कौन से वर्ण हो गए, फिर से देख लेते हैं। सूत्र क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो सबसे पहले री वर्ण है। अब री छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे लंबी ध्वनि वाला हो। टू का मतलब क्या हो गया? ट वर्ग पूरा। और जैसे ही ट वर्ग बोला मैंने, मतलब 5 वर्ण आएंगे उसमें। तो 5 वर्ण कौन से है समझ गए? ओके। र का मतलब र रस्सी वाला, और स षटकोण वाला सा, इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट उच्चारण स्थान जो है वो है दंत, यानी कि दांत से उच्चारण होने वाले वर्ण, है ना। जब हम बोलते हैं तो दांत की सहायता से कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करती है, ठीक। सूत्र है ऋतु लसा नाम मूर्धा, है ना, सॉरी, ऋतु लसा नाम दंता, है ना, मूर्धा नहीं दंता। ऋतु लसा नाम दंता। अब दंता बहुवचन क्यों लिखा? क्योंकि दांत बहुत सारे अपने, है ना। ओके। तो सबसे पहले करेंगे बात किसकी? लरी। तो सबसे पहले कौन सा वर्ण हो गया? लरी वर्ण। ये लरी जो है स्वर होता है, इसकी गणना स्वरों में की जाती है। इसका प्रयोग जनरली वैदिक संस्कृत में होता था, ठीक है। आपको पता रखना है संस्कृत की वर्णमाला में लरी जो है स्वरों में गणना होती है इसकी। टू का मतलब समझ गए होंगे, त वर्ग पूरा। और जैसे ही त वर्ग की बात है, कितने वर्ण होंगे? 5 वर्ण होंगे। अब कौन कौन से वर्ण होंगे? त थ द ध और न, ये सारे वर्ण हलंत वर्ण है। क्लियर? तो टू का मतलब क्या हो गया? त वर्ग, यानी कि त वर्ग के जो वर्ण है उनका उच्चारण भी दंत से होता है। फिर देखो आगे, ल, यानी कि ल का उच्चारण भी दंत से होता है। अब देखो ये कौन सा सा है? सांप वाला सा है, इसको दंत सा बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण दंत से होता है। क्लियर? तो सूत्र याद किया, अपना काम बहुत इजी। मुख जुबानी सारे के सारे उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे, और सारे के सारे उच्चारण स्थानों से उच्चारित होने वाले वर्ण भी याद हो जाएंगे। चले आगे। नेक्स्ट उच्चारण स्थान जो है वो है आपका ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है होठ, है ना। यानी कि जब आप बोलते हो तो उन वर्णों को बोलते वक्त आपके दोनों होठ मिलेंगे, है ना। बिना होठ मिलाए आप इनका उच्चारण नहीं कर सकते हो। ऐसे वर्ण कौन कौन से हो गए? जैसे उ हो गया, जैसे उप, ये लिखा हुआ ना, उपद्यमान्य नाम ओष्ठ, यानी कि उ आ गया। उ का मतलब हो गया वही, छोटा उ हो चाहे बड़ा उ हो चाहे ऊतरी यानी कि लंबी ध्वनि वाला, कुकड़ू कु। तो कु जो लास्ट वाला हो वो लंबा चलेगा, समझ गए। तो उ छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो चाहे लंबी ध्वनि वाला उ हो, उनका उच्चारण किससे होगा? ओष्ठ से। देखो आप उ बोल के देखो, आपके दोनों होठ गोल होंगे, है ना। ऐसे कैसे? पू लिखा हुआ है ना, इस पू का मतलब हो गया प वर्ग,
और प वर्ग बोला तो आपको पता चलेगा कितने वर्ण होंगे इसमें, 5 वर्ण। तो कौन कौन से वर्ण होंगे, प, फ, ब, भ और म। आप देखो इन सब वर्णों को जब हम बोलते हैं तो हमारे दोनों होंठ मिलते हैं, है ना। बिना होंठ मिलाए इनका उच्चारण नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो भी गड़बड़ होगा, ठीक। और उपद्यमान यानी कि ये प और फ ही होते हैं, क्लियर। तो सरल शब्दों में कहे उपपद्यमान्या नाम ओष्ठ, यानी कि कौन कौन से वर्णों का ओष्ठ होगा, उ, तीनों टाइप का, तीनों टाइप मतलब समझिए छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ चाहे लंबे होने वाला, और पु का मतलब प वर्ग। जैसे ही वर्ग की बात की जाए मतलब इन 5 वर्णों का उच्चारण कहां से होगा, ओष्ठ से होगा, क्लियर। चलते हैं आगे, नासिका, ठीक। अब देखो नासिका में कौन सा है, यमगणा नाम नासिका। अगर मान लो ये सूत्र याद नहीं होता है तो आप ये ध्यान रखना, आपके वर्ग होते हैं 5, मतलब 5 वर्णों के जो ग्रुप वाले वर्ण होते हैं तो वर्ग 5 होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। देखो ये य लिखा हुआ है जजन्य, है ना, 5वां वर्ण है। ये म है तो प फ ब म, है ना, प वर्ग का 5वां वर्ण। क ख ग घ ङ, है ना, क वर्ग का 5वां वर्ण। ट ठ ड ढ ण जो है ट वर्ग का 5वां वर्ण। और त थ द ध न और न जो है त वर्ग का 5वां वर्ण। क्लियर होगी बात मेरी। तो यमगण नाम नासिका, यानी कि ये जो 5वां वर्ण दे रखे इनका उच्चारण स्थान जो है नासिका होता है। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं आगे। अब इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लो। अब आप लोग जो वर्णमाला देखी होगी या संधि पढ़ी होगी 7th 8th के बच्चे, और 6 वाला से जो है वर्णमाला जो देखते होंगे तो आपको ये पता होगा कि अ प्लस ई को मिलके ए होता है। अ प्लस ई को मिलके क्या होता है, ए होता है। तो अ का होता है कंठ, ई का होता है तालु, है ना, पढ़ा था ना हमने। अकूह विसर्जनीय नाम कंठ, तो अ का होता है कंठ और ई का होता है तालु। तो ए का क्या हो गया, कंठ तालु। बात समझ में आ गई। तो ए हो चाहे आई हो, इनका उच्चारण स्थान कौन सा हो गया, कंठ तालु। अब देखो किसी को ये मान लो याद नहीं भी रहा तो इतना पता है ना कि अ प्लस ई मिलके ए होता है, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा अ का कंठ है, ई का तालु है और ए का क्या हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों से मिलके बनाना, तो इनके उच्चारण स्थान भी ये दोनों मिलके होंगे। समझ गए। ऐसे के देखो अ प्लस उ मिला के ओ होता है ना, अ प्लस उ मिला के ओ होता है ना। तो जब अ का कंठ है, उ का ओष्ठ है, तो भाई ओ का क्या हो जाएगा, तो कंठ प्लस ओष्ठ को मिला देंगे तो कंठोष्ठ बन जाएगा। तो चाहे ओ हो चाहे औ हो, इन दोनों का कौन सा उच्चारण स्थान होगा, कंठोष्ठ, ठीक। और लास्ट में ये जो व है उसका ध्यान रखना, आपको दंतोष्ठ उच्चारण स्थान होता है। क्लियर हो गई बात। तो आज हम लोगों ने उच्चारण स्थानों के बारे में जानना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग नए जो है अपना नया टॉपिक जो है ब्रिज कोर्स से संबंधित जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।